हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। स्टूडेंट्स, हमारी आज की इस वीडियो का जो बेस है वो बेसिकली इस बात पर टिका है कि जब स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन को लेट स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर उनके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ होती है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको वो स्किप कर सकते हैं, जिस पर वो अपना टाइम वेस्ट ना करें और वो टाइम बचा करके किसी और एरिया में लगाएं जहाँ से उनको ज़्यादा मार्क्स मिल सकें। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम नबार्ड ग्रेड ए फेज 1 के हर एक कंपोनेंट के बारे में यही डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम कंपोनेंट वाइज डिस्कशन करेंगे, क्वांट का, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, डिसीजन मेकिंग, जीए, ईएसआई, एआरडी। हर एक कंपोनेंट के अंदर ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको इस वक्त प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं इससे पहले एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ देना चाहूंगी। अब आप में से बहुत से बच्चों को ये लगेगा कि मैम ये सब तो हम प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स के बेसिस पे बात करते हैं, व्हाट इफ नबार्ड ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया, व्हाट इफ जिन टॉपिक्स को आप कह रहे हो कि ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है उनसे क्वेश्चंस आ गए। 100% अग्री कि ये हो सकता है कि जिन टॉपिक्स को मैं आज लीस्ट इंपॉर्टेंट कह रही हूँ उनसे नबार्ड क्वेश्चंस उठा के दे दे, फिर आप क्या करोगे? देखो स्टूडेंट्स, ये जो बात होती है कि हमें और पढ़ना चाहिए या हम ये भी कवर कर लेते हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कब कर रहे हो। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन को आज से 6 महीने पहले शुरू किया होता तो मैं आपसे कहती कि हाँ, आप ईएसआई का स्टैटिक भी पढ़ के जाओ, और मैं आपसे कहती कि आप ये भी क्वांट के भी आप सारे टॉपिक्स करो, रीजनिंग के भी आप सारे टॉपिक करो। शायद मैं आपको कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहती, लेकिन अगर आप अपनी प्रेपरेशन को अब स्टार्ट करो, जब जब हमारे पास एग्जाम के लिए लगभग 25-26 दिन ही रह गए, जब इतने कम टाइम पीरियड में आप तैयारी कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स आपके पास वो लग्जरी नहीं है कि आप सारी चीजें कर सकते हो। और इस केस के अंदर हमें ये रिस्क लेना ही पड़ेगा कि हम इंपॉर्टेंट चीजों को करें और जो नॉट सो इंपॉर्टेंट सीमिंग चीजें हैं उनको हम छोड़ते हुए चले जाएं। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए कि हमारे पास टाइम कम है, तभी हमें ये चॉइसेस बनानी पड़ रही हैं, राइट? सो जैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, बिकॉज देयर इज स्कार्सिटी देयरफॉर वी हैव टू मेक द चॉइसेस। सिमिलरली अभी आपके पास टाइम की स्कार्सिटी है, इसीलिए आपको ये चॉइसेस बनानी पड़ेंगी कि कौन से टॉपिक्स करने हैं और कौन से टॉपिक्स इस वक्त आप छोड़ सकते हो। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए ही आप इस वीडियो को देखिएगा, और स्पेशली ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने प्रेपरेशन स्टार्ट तो करी है लेकिन प्रेपरेशन बहुत लेट स्टार्ट करी है। ठीक है, ऑन दैट नोट लेट अस बिगिन। बट बिफोर आई स्टार्ट स्टूडेंट्स, किसी भी एग्जाम की तैयारी अच्छे से करने के लिए, एक होलसम मैनर में करने के लिए, आपके पास उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डिकोडेड सिलेबस, कंपोनेंट वाइज स्ट्रेटजी, हर एक चीज का अवेलेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इस सारी इंफॉर्मेशन को एक ही जगह क्यूरेट करके हमने आपके लिए ये गाइड बुक बनाई है। इस गाइड बुक को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां जाके आप इस गाइड बुक को डाउनलोड कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑन दैट नोट लेट अस बिगिन। अब हम बात करते हैं सबसे पहले नबार्ड ग्रेड ए के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में, कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। स्टूडेंट्स, ये जो टेबल है यहाँ पर हमने 3 साल का एनालिसिस किया है, 22, 23, 24। और इस एनालिसिस के बेसिस पर अगर हम देखें कि कौन से एरियाज हैं जहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो देखिए स्टूडेंट्स, नंबर सीरीज से हर साल यहाँ पे हमसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये तो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। अप्रोक्सीमेशन से भी पिछले 2 सालों से हमसे एक अच्छी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं, तो अगेन ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। डेटा इंटरप्रिटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स से ऑल्दो एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन हर साल पूछ लेते हैं। सिमिलरली मिक्सचर्स एंड एलिगेशन से भी एक क्वेश्चन यहाँ आ जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। 2024 में एक भी नहीं देखने को मिला था। ठीक है, अगर हम इस पूरी टेबल का एनालिसिस करते हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक ऐसा टॉपिक है जिससे हार्डली हमें कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो वन ऑफ द लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये टॉपिक आपने प्रायोरिटी पे नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट की, तो इससे भी हमें हार्डली ही कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाद में जो दूसरा टॉपिक जो आपने नहीं कवर करना है दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। देन अगर मैं मेंसुरेशन 3D की बात करूं तो यहाँ भी हमें कोई भी क्वेश्चन हार्डली देखने को मिलता है। तो मेंसुरेशन 3D जो है ये भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट से या हमारी प्रायोरिटी से कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है सिमिलरली अगेन इट इज अ नॉट सो इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज हार्डली एनी क्वेश्चन गेट्स आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक है, तो ये ऐसे एरियाज हैं जो यहाँ पर हमारे डिडक्ट हो जाते हैं एज फार एज द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स इज कंसर्न। सो द लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मेंसुरेशन 3D। इसके बाद में भी अगर आपको कुछ चॉइसेस बनानी है तो नंबर सीरीज आपने डेफिनेटली करना है, अप्रोक्सीमेशन आपने डेफिनेटली करना है, डेटा इंटरप्रिटेशन आपने डेफिनेटली करना है।
अब ये देखते हुए कि आपके स्ट्रेंथ और एरियाज क्या हैं, आप डेटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एजेस और पार्टनरशिप, इनमें से 2 से 3 टॉपिक्स और पिक कर लीजिए. दैट इज ऑल दैट यू हैव टू डू एज फार एज द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज कंसर्न. बाकी के टॉपिक्स में मैंने ये चॉइस आपके ऊपर इसलिए छोड़ी है क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली एक एक क्वेश्चन वहां से पूछा जा रहा है. तो ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल ये चैप्टर्स नहीं होते हैं. तो अगर आप इनके ऊपर बैंक कर पाए, ठीक है, तो वो आपके लिए एक प्रॉफिट पॉइंट होगा. तो अगर इसमें से आप 2-3 टॉपिक्स और प्रिपेयर कर लेंगे, सो दैट विल कीप यू ऑन द सेफर साइड. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एज फार एज द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज कंसर्न. ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं रीजनिंग एबिलिटी की तरफ. अगर मैं रीजनिंग एबिलिटी की बात करूं तो सिमिलर ही एनालिसिस हमारा रीजनिंग के लिए भी अवेलेबल है. रीजनिंग के अंदर डायरेक्शन सेंस से हार्डली कोई क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है. सो डायरेक्शन सेंस इज वन ऑफ द लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. आफ्टर दैट अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से पिछले 3 साल में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया. सो अगेन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से हम इसको हटा देते हैं. सिमिलरली अगर मैं बात करूं डेटा सफिशिएंसी की, तो कभी कभार कोई क्वेश्चन आ गया तो आ गया, अदरवाइज नहीं आ रहा है. क्रिटिकल रीजनिंग से अगेन हमें यहाँ कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है. तो ये टॉपिक्स हमारे डायरेक्टली कट हो जाते हैं. ठीक है, अगर मैं बात करूं इस पूरे सिलेबस की, तो ये जो 11 to 16 ऑनवर्ड्स जो हमारे टॉपिक्स हैं, ये सारे यहाँ पर हमारे लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट के अंदर आते हैं. स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट डायरेक्शन सेंस जो है इसको हम यहाँ से डिडक्ट कर सकते हैं. अल्फाबेटिकल एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो है, इसे हम हमारे सिलेबस में लीस्ट इंपॉर्टेंट कह के काट सकते हैं. ठीक है, अब बात आती है 2 और टॉपिक्स की, वो है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स. स्टूडेंट्स, ये जो एरियाज हैं ये यहाँ पर काफी रिस्की एरियाज होते हैं, क्योंकि इनसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे आते हैं कि अगर वो आपके बन गए तो आपको पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं बने तो यहां पर आपका टाइम भी वेस्ट होगा और शायद आपको आपके जो मार्क्स हैं वो भी आप लूज कर दोगे. तो अगर आप सिटिंग अरेंजमेंट या पजल्स के अंदर कॉन्फिडेंट हो, आपने अगर बैंकिंग की तैयारी करी है, आपने आरबीआई की प्रिपरेशन करी है, और इन एरियाज के अंदर अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो ही आप इन एरियाज को परस्यू करना. अदरवाइज आप बाकी के जो रिमेनिंग एरियाज हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉगिज्म, इनइक्वालिटी, रैंकिंग, ब्लड रिलेशंस, मशीन इनपुट आउटपुट, आप इन एरियाज को पहले प्रायोरिटी देना. ठीक है, सो आई होप आपको ये बात समझ आ गई है कि रीजनिंग एबिलिटी के अंदर हमारे लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और जो बाकी बचे टॉपिक्स हैं उनको आपको किस प्रायोरिटी ऑर्डर में कवर करना है. ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं इंग्लिश की. नाउ स्टूडेंट्स, इंग्लिश के लिए मैंने वो टेबल क्यों नहीं बनाई, क्योंकि इंग्लिश जो है वहां पर आपको कभी भी ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टॉपिक से मिलेगा. हो सकता है वो क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का हो, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर भी आपसे ग्रामर पूछी जा सकती है, आपसे वोकैबुलरी पूछी जा सकती है. तो जो ग्रामर होती है वहां पे मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट से हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसकी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, तो इस वक्त आप लीस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट के चक्कर में मत पड़िए. आप कीजिए रिवर्स इंजीनियरिंग, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट. इसके थ्रू आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं इंग्लिश की, जितना ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं उतना ज्यादा बेटर है, क्योंकि लास्ट के 25 ऑड डेज के अंदर पूरी एक लैंग्वेज को बेसिक से प्रिपेयर करना ये यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल है. तो यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है रिवर्स इंजीनियरिंग. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, और उनसे आप जितना ज्यादा सीख सकते हैं उतना ज्यादा यहाँ पर आपके लिए बेनिफिशियल होगा. आगे बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज की. कंप्यूटर नॉलेज का हमारा जो सिलेबस है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, लेकिन अगर आप इस एनालिसिस को देखोगे 22, 23, 24 के, तो यहाँ पर हमें समझ में आएगा कि कंप्यूटर अवेयरनेस के टॉपिक से हार्डली कोई क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा जाता है. सिमिलरली डेटाबेस मैनेजमेंट जो सिस्टम टॉपिक है वहां से भी बहुत ही कम वेटेज के क्वेश्चन हैं जो हमें देखने को मिलते हैं. एंड दिस इज ट्रू ऑल्सो फॉर दिस टॉपिक हिस्ट्री एंड कंप्यूटर जनरेशन. सो दीज आर द लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज फार एज द कंप्यूटर नॉलेज component is concerned, right? उसके बाद में हमारा बचता है हार्डवेयर एंड मेमोरी, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एमएस ऑफिस, इंटरनेट एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड शॉर्टकट्स. ये हमारे 5 टॉपिक्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंप्यूटर अवेयरनेस, डीएमएस एंड हिस्ट्री एंड कंप्यूटर जनरेशंस ये यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है. ठीक है, शॉर्टकट्स तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे तो आप डेफिनेटली करके जाइएगा. ओके, इसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे डिसीजन मेकिंग की तरफ. अब डिसीजन मेकिंग के अंदर कौन से एरियाज हैं जहां से क्वेश्चंस पूछा जाएगा. अब आप देख सकते हैं कि स्टाइल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग से हमें हार्डली कोई यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलता है. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं बेसिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग की, तो एक आधा क्वेश्चन ही हमें यहाँ देखने को मिलता है. ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो है जिनमें हर साल हमें जिन
जिन एरिया से हमें क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं वो है बायस इन डिसीजन मेकिंग, मिसलेनियस टॉपिक्स। ये जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं बेसिकली ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप अपनी कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा चंक ऑफ क्वेश्चंस जो है वो मिसलेनियस टॉपिक्स और बायस इन डिसीजन मेकिंग से देखने को मिलता है। इसके बाद में टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग इज अनदर सच टॉपिक जहां से हमें कंसिस्टेंटली एक आध क्वेश्चन हर साल देखने को मिल ही रहा है। सो ये वो 3 एरियाज हैं जिस पर आपको फोकस करना है एज फार एज द डिसीजन मेकिंग इज कंसर्न, ठीक है। सो आई होप फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसीजन मेकिंग, बेसिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग मॉडल्स, इन सारे टॉपिक्स को आप लीस्ट प्रायोरिटी पे रखोगे, ठीक है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं हमारे मेरिट सेक्शन की तरफ। मेरिट सेक्शन की अगर मैं बात करती हूं तो यहां पर आता है जीए। अब जीए के अंदर दो चीजें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, एक होती है स्टैटिक जीए, एक होती है हमारी करंट अफेयर्स वाली जीए। अगर आप 22, 23, 24 के इस एनालिसिस को देखते हो तो यहाँ पे स्टैटिक जीए से बहुत ही कम क्वेश्चंस हमसे पूछे गए, ठीक है। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो ये वन लाइनर काइंड ऑफ जीए, ईएसआई, करंट अफेयर्स, स्कीम्स और इन एरिया से हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। रिपोर्ट्स अगर आप देखोगे तो रिपोर्ट से हमें हार्डली कोई क्वेश्चन देखने को मिल रहा है जीए के अंदर। सिमिलरली बैंकिंग एंड फाइनेंस का जो एरिया है वहां से 23 तक तो कोई क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा जाता था, बट 2024 के अंदर हमें यहाँ पे 7 क्वेश्चंस देखने को मिले थे जो कि फाइनेंस के एरिया से थे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं अभी आगे चल के हम पूरे करंट अफेयर को एक साथ लेंगे, बट यहाँ पर आपको कुछ एरियाज तो समझ में आ गए होंगे कि स्टैटिक जीए जो है वो आपका लो प्रायोरिटी एरिया यहाँ पर होना चाहिए। रिपोर्ट्स जो है वो यहाँ पर आपका लो प्रायोरिटी एरिया रहेगा एज फार एज द जीए पार्ट इज कंसर्न, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करती हूँ ईएसआई की, तो स्टूडेंट्स ईएसआई के अंदर हमें दो चीजें प्रिपेयर करनी होती हैं, एक होता है ईएसआई का स्टैटिक पार्ट और दूसरा होता है ईएसआई का करंट अफेयर्स का पार्ट। स्टूडेंट्स अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे, ठीक है, तो उससे आपको पता चलेगा कि ईएसआई के अंदर 90% पेपर जो है वो हमारा करंट अफेयर से पूछा जाता है। स्टैटिक की वेटेज यहाँ पे लेस देन 10% है। तो अगर आपने अभी तक कोई भी प्रिपरेशन नहीं करी है तो आप ईएसआई के स्टैटिक पार्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। ईएसआई के स्टैटिक पार्ट को अभी आप लीस्ट इंपॉर्टेंस दीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो यहाँ पर आपने करंट अफेयर्स को देनी है, ठीक है। इसके बाद में अगर आप देखोगे कि ईएसआई के करंट अफेयर्स में भी हमसे क्या पूछा जाता है, सो दिस इज द टेबल फॉर द 2024 पेपर। 2024 का जो एनालिसिस अगर हम करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो हमें देखने को मिले हैं गवर्नमेंट स्कीम से। उसके बाद में अराउंड 11 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं ईएसआई के करंट अफेयर्स से, ठीक है। इसके बाद में अगर आप रिपोर्ट्स को और एआरडी करंट अफेयर्स को देखते हो, सो देयर वर 6 क्वेश्चंस फ्रॉम एआरडी करंट अफेयर्स एंड देयर वर 6 क्वेश्चंस फ्रॉम रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, ठीक है। सो यहाँ पर आई विल से कि ओवर द रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस यू शुड गिव द प्रायोरिटी टू द एआरडी करंट अफेयर्स, क्योंकि 6 क्वेश्चंस हमें ईएसआई में देखने को मिलते हैं और अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस हमें एआरडी वाले पार्ट में भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो टोटल वेटेज आ जाती है एआरडी के करंट अफेयर्स की, दैट इज अराउंड 15 to 16 क्वेश्चंस, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी जो प्रायोरिटी है वो होनी चाहिए एआरडी करंट अफेयर्स ओवर द रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस पार्ट। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं तो ये जो बैंकिंग अवेयरनेस वाले क्वेश्चंस हैं इनकी वेटेज काफी कम है ईएसआई के अंदर। सिमिलरली अगर मैं 2023 का एनालिसिस भी देखती हूँ, सो यहाँ पर अराउंड 23 क्वेश्चंस हमारे गवर्नमेंट स्कीम से थे, विच इज अ ह्यूज चंक। उसके बाद में अगेन जो सेकंड इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी थी दैट वाज द ईएसआई करंट अफेयर्स। सो इस एनालिसिस से हमें समझ आ जाता है कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या आप छोड़ सकते हो ईएसआई के अंदर। वी विल कम टू इट। इसके बाद में एक और चीज जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है वो आता है कि यहाँ पर हमें कितने मंथ्स का ईएसआई करंट अफेयर्स जो है वो यहाँ पर कवर करना है। तो अगर आप इस एनालिसिस को देखते हो, ये हमारा 2024 का एनालिसिस है, तो अराउंड 30 क्वेश्चंस जो हैं आउट ऑफ 40 वो हमें सिर्फ एग्जाम से प्रीसीडिंग 2 मंथ्स से देखने को मिले थे, ठीक है। सो हमारे जो जस्ट प्रीसीडिंग 2 to 3 months है, दैट इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। ये 3 मंथ्स हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एज फार एज द करंट अफेयर्स आर कंसर्न, और इसमें ईएसआई जीए सारे करंट अफेयर्स जो हैं वो समझ आ जाते हैं। अब बारी आती है कि ईएसआई के अंदर और जीए में भी जो करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाएंगे वहां पर आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए और कौन से ऐसे एरियाज हैं जो कि लीस्ट इंपॉर्टेंट है। लीस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में जो सबसे पहला एरिया आता है वो है ईएसआई का स्टैटिक पार्ट। ईएसआई के स्टैटिक पार्ट के ऊपर आपने ज्यादा ध्यान नहीं देना है। उसके बाद में जो दूसरा एरिया निकल कर आता है दैट इज द रिपोर्ट्स। जो हमारी रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर लीस्ट इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं थर्ड इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करती हूँ, सो दैट टर्न्स आउट टू बी योर यू कैन सी द फाइनेंस करंट अफेयर्स पार्ट, ठीक है, क्योंकि फाइनेंस के करंट अफेयर्स हमें देखने को मिले थे, बट वो लास्ट ईयर ही हमें देखने को मिले थे. ऑन द अदर साइड अगर आप देखोगे, गवर्नमेंट स्कीम्स, ईएसआई करंट अफेयर्स, एआरडी करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस के पार्ट, ये हमें कंसिस्टेंटली देखने को मिल रहे हैं. तो जो चीज कंसिस्टेंटली हर साल देखने को मिल रही है, इन माय ओपिनियन उसको हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए. उसके बाद में एनी करंट अफेयर विच इज ओल्डर देन 3 months, आप उसको लीस्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हो. स्टैटिक जीए जो है ये हमारी यहाँ पर लीस्ट प्रायोरिटी के ऊपर होनी चाहिए. सो दीज आर द एरियाज ऑफ द लीस्ट प्रायोरिटी एज फार एज द जीए एंड द ईएसआई पार्ट इज कंसर्न. सो आई होप दिस मच इज क्लियर टिल नाउ. इसके बाद में अगर हम बात करते हैं एआरडी की, कि एआरडी के अंदर हमारे लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं. सो अगेन आप 22, 23, 24 के एनालिसिस के बेसिस पे अगर देखोगे, सो इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर ये एक काफी लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज हार्डली कोई क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है. अब आप कहोगे मैम एक एक सवाल पूछा तो गए. देखो अगर आप ऐसे एक एक क्वेश्चन पे बात करोगे तो आपको प्रिपरेशन 6 months पहले शुरू करनी चाहिए थी. अगर आप अभी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो तो ये जो जिन एरिया से कभी कभार एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उनको आप लो प्रायोरिटी पे ही रखोगे, ठीक है. सिमिलरली अगर आप फार्मिंग सिस्टम को भी देखते हो तो यहां पर भी हमसे कोई एक आधा क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ठीक है. अगेन उसके बाद में अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स नहीं आती है इस टॉपिक को आप छोड़ सकते हैं. इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज अगेन अ लो प्रायोरिटी टॉपिक. रूरल डेवलपमेंट अगेन अ लो प्रायोरिटी टॉपिक. Important agronomic practices and beneficial insects, again this is a low priority topic as far as your ARD part is concerned. So these 6 areas, they are the least important topics as far as the ARD part is concerned. Introduction to agriculture, farming systems, important agronomic practices and beneficial insects, agriculture economics, ecology and climate change, रूरल डेवलपमेंट. अब आप कहोगे कि मैम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से भी तो बहुत सारे क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो इसको हमने लो प्रायोरिटी क्यों नहीं रखा? क्योंकि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के क्वेश्चन जो हैं वो हर साल आते हैं. और दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो ये इसके क्वेश्चंस हमें केवल फेज 1 में ही नहीं, फेज 2 के डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी देखने को मिलते हैं. तो इसलिए मैंने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में नहीं रखा. इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज फार एज द एआरडी पार्ट इज कंसर्न. सो आई होप स्टूडेंट्स इस पूरे एनालिसिस के साथ जो एआरडी के लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी यहां पर आपको समझ आ गए. एक और चीज अगर आप यहां देखोगे तो वो है एआरडी के करंट अफेयर्स. अब एआरडी के करंट अफेयर्स से हर साल जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8 to 10 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं. स्टूडेंट्स इसमें से जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो या तो एआरडी की स्कीम्स से होते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं उससे, या फिर वो होते हैं एआरडी रिपोर्ट से. तो आपका जो मेन फोकस है वो एआरडी की स्कीम्स और एआरडी की रिपोर्ट्स पे होना चाहिए. एआरडी रिलेटेड जो जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको आप एक लीस्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हो. सो दिस वाज द एंटायर एनालिसिस एज फार एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड द लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ आवर रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स फॉर फेज 1 एग्जाम इज कंसर्न. आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल. बट अगेन स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये जो लिस्ट है इट इज बाउंड टू चेंज, क्योंकि ये हमने प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के बेसिस पे देखा है और नाबार्ड किस साल क्या चेंज कर दे ये हम में से कोई भी नहीं जानता. बट क्योंकि आपने अपनी प्रिपरेशन को लेट स्टार्ट किया तो यहाँ पर आपके लिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी यही होगी कि यू पिक अप सर्टेन थिंग्स एंड यू लीव सर्टेन थिंग्स. सो कौन सी चीजें छोड़नी है और कौन सी चीजें पकड़नी है, अगर आप इसे एक एनालिटिकल बेसिस के ऊपर प्रीवियस ईयर के बेसिस पर देखते हो, सो दैट इज द लॉजिकल फ्लो ऑफ डूइंग थिंग्स, राइट. सो दैट इज व्हाई वी हैव created this video. I hope it was helpful. Now, students, if you are interested in any of the paid mentorship, then you can visit our website edutab.in. Here we have dedicated courses for the NABARD Grade A examination. Recently, we have launched the Phase 1 and Phase 2 live crash course for NABARD Grade A 2025 examination. Students, as part of this crash course, we are providing you the live classes, the chapter-wise quizzes, summary sheets, solved previous year question and full-length mock test for both the Phase 1 and Phase 2 of NABARD grade examination. Apart from that, those of you who are preparing on their own, we have a phase 1 and phase 2 test series. Now those of you who want to check that what is the quality of deliverables that we provide in our other courses, you can check out our 11-hour trial course. Apart from that, the people who are preparing for 2026, if you want to prepare from scratch, you can enroll in the gold course wherein we provide the mentorship for phase 1, phase 2 and the interview part. And if you want to prepare solely for the phase 2 and the interview, then we have the silver course. So these are the courses that are currently available on our website. On that note, I'm ending this session here. Thank you so much and I wish you all the very best.